स्टडी क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। कोहार्ट स्टडी को सबसे ज्यादा सिनोनिम्स इसको देते हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी इसे कहते हैं, इंसिडेंस रेट स्टडी भी कहते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी इसको कहते हैं ना, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी कहते हैं, एंड कॉज टू इफेक्ट स्टडी भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है, जब ये स्टडी शुरू होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ होता है, आउटकम नहीं है। अभी अभी हमें आउटकम नहीं मिला है। फर्दर हमें क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है बहुत लंबे पीरियड के लिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक हम फॉलो अप करते हैं। दो चार एक्सपोजर जो होते हैं, रिस्क फैक्टर जिनको हम कहते हैं, वो रिस्क फैक्टर उस ग्रुप में है। उसको हम देखेंगे कि इस रिस्क फैक्टर से ये डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है आगे चलकर। तो इस तरीके से एक जो है हमें इंसिडेंस मिलता है डिजीज का। तो इसीलिए इसको इंसिडेंस रेट स्टडी भी कहते हैं ना। तो इंसिडेंस रेट जो होता है वो मिलता है कोहार्ट स्टडी से। अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, एक तो हमें सबसे पहली चीज कोहार्ट स्टडी से क्या मिल रहा है, इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट जो है वो कोहार्ट स्टडी से मिलता है। दूसरी चीज क्या है, सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। अब एक्सपोजर है, मान लीजिए कई एक्सपोजर को हमने पढ़ा, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी बहुत क्लासिकल स्टडी थी इसकी। तो उसमें कई सारे एक्सपोजर रखे गए। एक तो स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग थी, हाइपरलिपिडीमिया था, इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज दोनों चीजें थी। ये सारे क्या थे, यहाँ पे रिस्क फैक्टर थे। तो अब उस ग्रुप में हमने देखा कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे थे उसमें जो इंसिडेंस था डिजीज का, इस्केमिक हार्ट डिजीज, उसका इंसिडेंस ज्यादा था। हाइपरलिपिडीमिया का पेशेंट था, कोरोनरी आर्टरी सीएचडी या इस्केमिक हार्ट डिजीज को भी आप कह सकते हैं, इसके इंसिडेंस ज्यादा थे। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे उसी ग्रुप में, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे उनमें सीएचडी के इंसिडेंस जो है बहुत कम थे, ना के बराबर उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रही थी। तो ये सारा क्या था, अलग अलग रिस्क फैक्टर या अलग अलग जो एक्सपोजर था उसको हमने एक साथ स्टडी कर लिया उसी स्टडी में। तो इसका एक फायदा होता है कि बहुत सारे आउटकम हमें मिल सकते हैं, कई सारे एक्सपोजर को हम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हम ऑब्जर्व कर सकते थे। डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, रिलेटिव रिस्क किससे निकल के आता है, कोहार्ट स्टडी से। रिलेटिव रिस्क यानी इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, ये जो फार्मूला है इसको रिलेटिव रिस्क कहते हैं या रिस्क रेशियो भी कहते हैं। ये चीज हमें मिली कहाँ से, कोहार्ट स्टडी से मिली। इसके अलावा अगर मान लीजिए डोज रिस्पॉन्स रेशियो, इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है फर्दर। अब ये डोज, मान लीजिए कहीं पे कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था, किसी चीज का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था, वहां पे एक साहब आए कि नहीं, हम जो आप ट्रायल कर रहे हैं हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस डोज पे कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। वो अलग आदमी था, वो उसने एनालिसिस करने की सोच ली, सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ ये जो है 5 ग्राम दे रहे हैं या 10 ग्राम कोई दवा दे रहे हैं, चलो ठीक है, उनको तो रिजल्ट दिखाना है कि हाँ हमने ये दवा दी उससे ये आउटकम मिला। लेकिन दूसरा आदमी बैठ के क्या कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था इस चीज की कि किस डोज पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने उसके जो है फर्दर जो उसके एडवर्स इवेंट आ रहे हैं किस डोज पे। तो ये सारी चीजें जो है वो भी इसी से निकाली जा सकती हैं, कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, ठीक है, इससे निकाली जा सकती है फर्दर, इसको अगर हम अप्लाई करें आगे चल के। लेकिन अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको चाहिए, हजारों में, 2-4 हजार, 5 हजार, 6 हजार तक की पॉपुलेशन आपको चाहिए इस स्टडी को करने के लिए। दूसरा, ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है। अब ड्यूरेशन की बात अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर किसी को लंग कैंसर के लिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, स्मोकिंग 10 साल की एज पे शुरू कर रहा है वो, 10 ईयर्स पे, और इसका इफेक्ट जो आएगा आफ्टर 35 ईयर्स मिनिमम, आफ्टर 35 ईयर्स जो है स्मोकिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फॉलो अप का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है, ड्यूरेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। दूसरे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इसको, अब जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए 25 ईयर्स का आपने फॉलो अप ले लिया, 25 साल का, तो यहाँ पे कुछ आदमी आपको लगाने पड़ेंगे जो फॉलो अप करेंगे रेगुलर पेशेंट का, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उससे रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इसमें फर्दर बहुत सारे लोग जो है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव इसी को कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी के लोग, अब कोई उसमें रिसर्चर होगा, कोई इसमें बायो स्टेटिशियन होगा जो स्टेटिक्स निकाल के लाएगा आपको, है ना, कोई फील्ड ट्रायल कर रहा होगा, फील्ड में जाके देखेगा।
अलग अलग लोग जो है इसको रन करेंगे तो उनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो जाती है। फाइनेंशियल हर किसी को पेमेंट करनी है। लास्ट टू फॉलो अप 25 ईयर्स में हो सकता है। अब 25 साल तक कोई 10 साल का बंदा है, आप 35 साल तक 35 साल को उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 35 साल तक अपने घर पे तो बैठा नहीं रहेगा। भाई वो भी तो निकलेगा, उसकी भी फैमिली नीड्स हैं। हो सकता है एजुकेशन के लिए या फाइनेंशियल नीड के लिए वो अपनी वो जगह छोड़ दे। लोग अक्सर क्या करते हैं, इधर उधर जाके सेटल हो जाते हैं। तो जो रजिस्टर्ड हुआ था 10 ईयर्स पे, हो सकता है 20 साल जाते जाते उसने वो जगह ही छोड़ दी। अब वो क्या हुआ, फॉलो अप में आ ही नहीं रहा। तो लास्ट टू फॉलो अप एक चीज ये हो जाती है। लास्ट क्या, एथिकल प्रॉब्लम। पहले तो ये होता था कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर को एक साथ पढ़ा जा सकता था, लेकिन अब क्या, जो एथिक्स कमेटी होती है वो इतने सारे एक्सपोजर को एक साथ रीड करने की वो इजाजत नहीं देती, जैसे एथिकल मीटिंग होती है सबकी। खास तौर से क्लिनिकल ट्रायल्स में ज्यादा होती है, नॉन क्लिनिकल ट्रायल में फिर भी इजाजत मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं रोक दिया जाता है। तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर को अगर बहुत ज्यादा 2-3 रिस्क फैक्टर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 4-5-6 रिस्क फैक्टर हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप इसको फिल्टर करके लाइए, 2-3 रिस्क फैक्टर पे ही आपको स्टडी करनी है। इतने सारे रिस्क फैक्टर को हम इजाजत नहीं देंगे स्टडी करने की। तो एक एथिकल प्रॉब्लम ये भी आता है। ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है इसके। अच्छा, बार बार एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, रेट रेशियो प्रोपोर्शन, है ना, ये क्या है, ये टूल ऑफ मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी में। रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको देख लीजिए। आगे चल के कई बार ये आता रहेगा, बार बार ये आता है। रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट। रेट की अगर मैं डिफिनीशन बताऊं तो रेट की डिफिनीशन ये, एक न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं किसी भी उसमें, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं। तो अब रेट का फार्मूला ये है कि न्यूमरेटर एन इज ए पार्ट ऑफ डी, यानी डिनोमिनेटर जो है, उसी में से न्यूमरेटर भी निकल के आएगा। पहली चीज ये हो गई, इसकी प्री रिक्वेस्ट यही है रेट की। न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और इसके बाद जो इसका मल्टीप्लायर होगा आगे, इसके आगे जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर वो 1,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, या 1 लाख, या इससे भी ज्यादा, सो ऑन। बहुत ज्यादा हो सकता है, 1,000, 10,000, 1 लाख, या इससे ज्यादा हो सकता है। रेट की डिफिनेशन क्या, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लायर जो होगा वो 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, फर्दर जितना आप बढ़ाते चले जाइए। लेकिन 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा। रेट में जो मल्टीप्लायर होता है वो 1,000 से शुरू होता है, उसके बाद आगे बढ़ता जाता है। 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा रेट में। सेकेंड चीज आती है रेशियो। रेशियो रेशियो को कैसे निकालते हैं, रेशियो में जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे अलग हो गया, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होगा। दोनों अलग अलग क्वांटिटी होंगी, दोनों के दोनों क्या होंगी, अलग अलग क्वांटिटी होंगी, ठीक ना। मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा, अलग अलग क्वांटिटी। न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लायर कुछ भी हो, 100 भी हो, 5 भी हो, 10 भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिफिनेशन यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जो है वो अलग होंगे, अनरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ये रेशियो है। थर्ड जो आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, अब इसमें जो है, फिर से आप देखिए, न्यूमरेटर जो होगा इट इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि इसमें जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, इज 100। मल्टीप्लायर क्या होगा, 100 होगा। तो प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, मल्टीप्लायर 100 होगा। रेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा। लेकिन मल्टीप्लायर जो होगा 100 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1,000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। और रेशियो में दोनों अलग अलग होंगे। अब इनकी एक एक कम से कम एग्जाम्पल देख लीजिए। रेट की अगर मैं बात करूं, रेट की सबसे अच्छी जो इसकी एग्जाम्पल आपको है वो है इंसिडेंस का ही, आप ले लीजिए इंसिडेंस। इसकी डिफिनेशन क्या है इंसिडेंस की, नंबर ऑफ न्यू केसेस। यानी किसी पॉपुलेशन ग्रुप में कितने नए केस आ रहे हैं, 1 साल का आप मान के चलिए, जहां पे अगर टाइम स्पेसिफिक नहीं होता उसको हम कहते हैं 1 ईयर, है ना।
तो नंबर ऑफ न्यू केसेस इन 1 ईयर, आप मान लीजिए इसको, और इसी 1 साल में टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, ये इसका जो है फार्मूला है। एंड मल्टीप्लाइड बाई इंसिडेंस रेट जब हम निकालते हैं, तो मल्टीप्लायर इसका 1,000 होता है, 1,000, है ना, ये इंसिडेंस की डिफिनेशन है। नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। अब डिनोमिनेटर क्या है, टोटल पॉपुलेशन को आप मान लीजिए कि 5,000 है, 5,000 ये टोटल पॉपुलेशन है, ये डिनोमिनेटर है। इसी 5,000 में से हमने पाया कि 1 साल में किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के 15 केस आ रहे हैं, 15 केस आ रहे हैं, मल्टीप्लायर क्या है, 1,000 है। तो अब आप देखिए कि ये जो 5,000 था, इसी में से 15 केस आ रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर का पार्ट बन गया, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। मल्टीप्लायर क्या है, 1,000 है, 1,000 है, तो यहां से देखिए रेट में मल्टीप्लायर होना चाहिए 1,000, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो हो गया न्यूमरेटर, रेट, इंसिडेंस रेट हो गया। सेकेंड चीज, अब आइए रेशियो देखते हैं। रेशियो के लिए कोई एग्जांपल किसी को याद आ रहा हो, कोई एग्जांपल याद है रेशियो का? अच्छा, एक चीज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती होगी, या अक्सर जनसंख्या की जब हम बात करते हैं, मेल फीमेल का रेशियो अक्सर कहा जाता है कि बड़ा अलार्मिंग है, इतने मेल्स पे इतनी फीमेल्स हैं। ये चीज सबने सुनी होगी, हर कोई देखता है ना। इसको कहा जाता है सेक्स रेशियो। क्या कहते हैं हम इसको, सेक्स रेशियो। अब इसमें देखिए न्यूमरेटर बिल्कुल अलग है, डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग है। न्यूमरेटर क्या होगा, नंबर ऑफ फीमेल्स, और डिनोमिनेटर क्या है, नंबर ऑफ मेल्स। दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? नहीं, फीमेल अलग है, मेल अलग है। तो न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ये चीज जहां पे भी आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, वो चीज हो जाती है रेशियो। वो क्या होती है, रेशियो होती है। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर कुछ भी आपको मिल सकता है, यहाँ पे फर्दर जब हम दिखाते हैं तो 1,000 पे, जो हम कोई चीज जब इस तरीके की दिखाते हैं, तो हम ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में 1,000 मेल्स पे इस वक्त 943 फीमेल्स हैं, सपोज दैट। यही कहा जाता है ना, 1,000 मेल्स पे 943 फीमेल्स हैं। लेकिन ये क्या चीज है, ये सेक्स रेशियो है, रेशियो को बता रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे से अलग है। इट इज न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। थर्ड है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला किसी को अगर कोई याद हो, प्रिवेलेंस का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रिवेलेंस है ना, प्रिवेलेंस का जो फार्मूला होता है, प्रिवेलेंस के फार्मूला में नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केस, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केस, यानी नए और पुराने दोनों तरीके के केस आप ले लीजिए। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से। टोटल पॉपुलेशन, और इसका जो मल्टीप्लायर है वो होता है 100 का। यानी अगर किसी पॉपुलेशन ग्रुप को ले लीजिए कहीं पे, मान लीजिए कि 10,000 की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, आप उस पे वहां पे टीबी का बर्डन देखने का, ट्यूबरक्लोसिस के कितने डिजीज वहाँ, कितने केसेस आपको मिल रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, 10,000 की ये पॉपुलेशन थी, आप गए वहां पे, आपने स्क्रीन किया, तो आपने देखा कि आपको जो है 25 नए केसेस मिल गए, न्यू केसेस। और ऑलरेडी वहां पे जो ट्रीटमेंट ले रहे थे वो 75 केसेस पहले से मौजूद थे। 75 केसेस ऐसे थे जो डायग्नोज थे ऑलरेडी, जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, और आपने जब स्क्रीन किया तो 25 केस और आपको मिल गए। तो 25 और 75, न्यू प्लस ओल्ड केस दोनों, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, तो ये चीज हो जाती है प्रपोर्शन। क्या होता है ये, प्रपोर्शन। यानी कि दोनों के दोनों जो न्यूमरेटर है, ये कहाँ से निकल के आए, इसी 10,000 की पॉपुलेशन से। यानी न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर क्या है इसका, 100। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो प्रपोर्शन होता है इसको जब भी हमें शो करना होता है, इसको हम किस में दिखाते हैं, परसेंटेज में। जहां भी 100 का मल्टीप्लायर लग जाता है वो प्रोपोर्शन हो जाता है, और उसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं हम। किसमें डिनोट करते हैं, परसेंटेज में। ये तीन चीजें हैं जो मेजरमेंट के टूल है एपिडेमियोलॉजी में, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आई? यस सर। है ना।
अब आगे बढ़ते हैं केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी फर्दर जो है इसी को जो एनालिटिकल स्टडी है उसका दूसरा पार्ट है ये। सेकंड स्टडी है केस कंट्रोल स्टडी। अब इसमें नाम में ही जाहिर है, देखिए एक जगह कंट्रोल है एक जगह केस है। इस स्टडी की खास बात क्या होती है, दो ग्रुप यहाँ पे भी बनाए जाते हैं, दो ग्रुप यहाँ पे भी होता है। एक होता है जिसमें डिजीज प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, जिसमें डिजीज प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं केस। दूसरा ग्रुप होता है जिसमें डिजीज एब्सेंट होती है उसको हम कहते हैं कंट्रोल। क्या कहते हैं हम उसको, उसको कंट्रोल कहते हैं। और ये जो पूरी स्टडी इसको केस कंट्रोल। यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे जब हम स्टडी को शुरू कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक्सपोजर और आउटकम दोनों आ चुका होता है। यानी एक्सपोजर और आउटकम दोनों आ चुका होता है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ दो ग्रुप बना के, एक में डिजीज मौजूद है एक में डिजीज मौजूद नहीं है। आप क्या चीज देखते हैं उसको फर्दर कि किसमें एक्सपोजर था किसमें एक्सपोजर नहीं था, यही चीज हम देखते हैं इसमें ना। ऑलरेडी इसमें आउटकम मिल चुका होता है जब डिजीज को हम शुरू कर रहे होते हैं। बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। स्टडी को शुरू करने से पहले एक्सपोजर और आउटकम हमें मिल चुका होता है केस कंट्रोल स्टडी में। अब कोहार्ट स्टडी में जब हम स्टडी को शुरू कर रहे थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ था, आउटकम उस वक्त हमें नहीं मिला था। यहाँ पे दोनों मिल चुका है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्रॉम इफेक्ट टू काज स्टडी। इफेक्ट टू काज स्टडी इसको कहते हैं। एंड बैकवर्ड स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी कोहार्ट स्टडी थी, और ये बैकवर्ड स्टडी है। अब इसमें जो इसकी सबसे खास बात है, जो प्री रिक्विसाइट है, दैट इज कंट्रोल ग्रुप। बिना कंट्रोल ग्रुप के ये स्टडी कभी नहीं हो सकती। कंट्रोल ग्रुप मस्ट है, या इसी को हम प्री रिक्विसाइट कहते हैं कि हर हाल में कंट्रोल चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, सिर्फ कंपेयर करते हैं कंट्रोल्स को और केसेस को एक दूसरे से कि इनमें एक्सपोजर था इनमें एक्सपोजर नहीं था, किसमें डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा हुआ। ये कंपेरिजन स्टडी होती है बेसिकली। एंड इट इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर डिजीजेस। सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ रेयर डिजीजेस, रेयर डिजीज की स्टडी के लिए इसको करते हैं। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है, इसका एक टेबल बनता है। इसका एक टेबल बनता है। एक केसेस है जिसमें डिजीज प्रेजेंट थी, दूसरा जो है कंट्रोल जिसमें डिजीज एब्सेंट थी। क्या करते हैं उसको, एक में एक्सपोजर रखते हैं, एक्सपोजर से स्मोकिंग, और एक में स्मोकिंग नहीं हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि जितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे, केसेस में जिनमें डिजीज प्रेजेंट थी उसमें से कितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे। दैट इज ए वाला जो पार्ट है ये क्या है, कितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे। अब एक ही जगह पे कुछ भी आ सकता है ना। और कितने लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग कर रहे थे लेकिन उनमें डिजीज नहीं थी, और कितने लोगों में डिजीज प्रेजेंट थी लेकिन वो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, और जिसमें डिजीज एब्सेंट थी उसमें भी स्मोकिंग नहीं थी। तो ये 2x2 का कंटिजेंसी टेबल इसको हम कहते हैं। काई स्क्वायर में भी इसी तरीके का टेबल लगता है ना, 2x2 का। अब इसका नाम क्या है, इस टेबल का एक नाम दिया गया है जो सिर्फ केस कंट्रोल स्टडी में ही ये टेबल यूज होता है। इसको कहते हैं हम आर्ट्स रेशियो। तो हम क्या कहते हैं, आर्ट्स रेशियो। आर्ट्स रेशियो को फर्दर दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। देखिए एरो लगी हुई, दैट मीन्स कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्रॉस होके इनको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम तो किस तरीके से कर रहे हैं, क्रॉस करके। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं, आर्ट्स रेशियो को। अब यहाँ पे खास बात क्या है इस केस कंट्रोल स्टडी की, केस कंट्रोल स्टडी में रिलेटिव रिस्क नहीं मिलता। रिलेटिव रिस्क कहाँ पे मिल रहा था, कॉस्ट। कोहार्ट स्टडी में ना। कोहार्ट स्टडी में रिलेटिव रिस्क मिल रहा था, यहाँ पे रिलेटिव रिस्क नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो है ना डिजीज का इंसिडेंस वो नहीं मिल पा रहा हमें। तो क्या करते हैं हम, एक एस्टिमेट, रिलेटिव रिस्क का हम एक एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट का मतलब क्या है, लगभग लगभग वाली बात है, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट। इसको हम कहते हैं एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। और ये जो एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क है ये यही आर्ट्स रेशियो है, इसी से पता चलता है। आर्ट्स रेशियो का फार्मूला कैसे निकल के आएगा, कैसे बनाए, आप देखिए एरो लगी हुई है, पहले मल्टीप्लाई करिए ए इंटू डी से, ए इंटू डी। अब इसको डिवाइड करिए कैसे, बी इंटू सी से। ये जो है ये फार्मूला है आर्ट्स रेशियो का, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो का ये फार्मूला है, ए इंटू डी अपन बी इंटू सी। और ये क्या है, एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क।
क्योंकि इंसिडेंस यहाँ पे नहीं मिलता, केस कंट्रोल स्टडी से इंसिडेंस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है डायरेक्ट हम रिलेटिव रिस्क को कंट्रोल नहीं, कैलकुलेट नहीं कर पाए। रिलेटिव रिस्क का फार्मूला क्या है? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, ये रिलेटिव रिस्क का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस हमें नहीं मिल पा रहा है, तो एक एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट निकलता है किस तरीके से? आर्ट्स रेशियो से या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो से, है ना। ये इसका फार्मूला है, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। इसी फार्मूले को हमें सिर्फ याद रखना है। अब इसमें फर्दर जो है केस कंट्रोल स्टडी के क्या क्या स्टेप होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब इस स्टडी को हमें करना है, तो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल्स। केस और कंट्रोल का सही से हमें सिलेक्शन करना है। अब कंट्रोल को सिलेक्ट करते समय कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उस वक्त हमें ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी होती है कि जो कंट्रोल है वो केस से सिमिलरिटी में सिर्फ और सिर्फ डिजीज के मामले में डिफर करें। बाकी तमाम चीजें जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। लाइक मान लीजिए कि जो आपका केस था उसकी जो एज थी वो 25 ईयर्स है, सपोज है 25 साल की एज है, मेल है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पर्सन है ना, और क्या है वो? स्टूडेंट है। ये चार क्राइटेरिया थी केस में। तो अब आपके पास जो कंट्रोल होगा उसकी भी एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 24 से 26 के बीच में, यानी लगभग लगभग सेम होना चाहिए। कोशिश करिए कि 25 ईयर्स का ही मिले कंट्रोल भी जो इसके सामने रखेंगे। दूसरी चीज, जेंडर क्या हो? मेल हो, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का होना चाहिए, और ये भी स्टूडेंट क्लास का होना चाहिए। फर्क क्या आना चाहिए? इसमें डिजीज है, इसमें डिजीज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कंट्रोल्स को सिलेक्ट किया जाता है। फिर दूसरी चीज क्या कराई जाती है? मैचिंग। अब मैचिंग क्या करते हैं? यही जो मैंने अभी ये इतनी सारी चीजें बताई ना, ये क्या है? ये मैच करा रहे हैं। जो भी हम उसमें से चीजें देख रहे हैं उसको मैच करा के हम लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मैचिंग। ये चीज क्या? मैचिंग है। और मैचिंग कराने का एक खास बात क्या, इसका एक फायदा होता है मैचिंग से। एक चीज आती है, अभी आगे मैं बताऊंगा, कंफाउंडिंग फैक्टर उसको कहते हैं, है ना। कंफाउंडिंग फैक्टर्स यानी जो स्टडी को खराब कर सकते हैं, स्टडी का जो पॉसिबल आउटकम है, अगर कंफाउंडिंग फैक्टर मौजूद है तो हो सकता है कि वो गलत रिजल्ट दे दे। उसी को कहा जाता है कंफाउंडिंग फैक्टर। बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर होते हैं और हर स्टडी में होते हैं। तो मैचिंग से क्या किया जाता है? मैचिंग से ना, टू रिमूव नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर। मैचिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं? जो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं उनको रिमूव कर दे रहे हैं, है ना। इसके बाद एक्सपोजर को मेजर किया जाएगा, यानी कि जिसमें एक्सपोजर था कितने लोगों को डिजीज हुई, कितने को नहीं हुई। जिनमें एक्सपोजर नहीं था उनमें कितने लोगों को डिजीज हो रही, कितने लोगों को नहीं हो रही। हमें फिर अब ये क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है उसको मेजर करते हैं एक्सपोजर को, और उसके बाद एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में रिजल्ट हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। हमको ये इसमें देखना है कि एक तो केस कंट्रोल स्टडी से हमें क्या मिला? आर्ट्स रेशियो मिला, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो कहते हैं। फार्मूला ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ये क्या है? आर्ट्स रेशियो एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क है। एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क है ना। और ये जो पूरी केस कंट्रोल स्टडी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें कंट्रोल ग्रुप का होना मस्ट है। कंट्रोल कैसे हम लेते हैं? एकदम उनमें जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होने चाहिए केसेस और कंट्रोल में, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने चाहिए एक्सेप्ट फॉर डिजीज। डिजीज सिर्फ और सिर्फ केसेस में होने चाहिए, कंट्रोल में डिजीज एब्सेंट होने चाहिए। मैचिंग कराते हैं, एक एक चीज को हम सामने रख के मैच कराते हैं, उसके बाद असाइन करते हैं कंट्रोल। तो मैचिंग के जरिए हम जो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स है इसको रिमूव करते हैं ना, बाय मैचिंग नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स कैन बी रिमूव। उसके बाद मेजरमेंट और अब केस कंट्रोल स्टडी क्या है? इट इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर डिजीजेस। एक लाइन की चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर डिजीज। अब थोड़ा सा अभी मैंने कंपेयर किया है, इसका कंपैरिजन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ना। इन्हीं दोनों स्टडीज का कंपैरिजन, कोहार्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी का। कोहार्ट स्टडी जब शुरू होती है तो ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ होता है, आउटकम नहीं मिलता है अभी, है ना। तो कैसे प्रोसीड करती है? फ्रॉम काज टू इफेक्ट। काज क्या है? यानी एक्सपोजर है। अब हम आगे जब उसको फॉलो अप पे रखेंगे 20-25 साल, तो हमें इफेक्ट मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा। तो ये प्रोसीड फ्रॉम काज टू इफेक्ट, इसीलिए इसको काज टू इफेक्ट स्टडी भी कहते हैं ना। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ होता है। केस कंट्रोल स्टडी को देखिए, बोथ एक्सपोजर एज वेल एज आउटकम हैज अकर्ड। जब हमने केस कंट्रोल स्टडी शुरू की तो एक्सपोजर भी हो चुका था, आउटकम भी उसका मिल चुका था। अब हमें क्या करना है? बैकवर्ड जाना है, पीछे जाके देखना है कि ये जो आउटकम आया है, यानी जो ये डिजीज है, इसका किसी एक्सपोजर से कोई रिलेशन था या नहीं था।
तो इस चीज को देखने के लिए हम फिर से बैकवर्ड जाते हैं, तो इसीलिए इसको बैकवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम इफेक्ट टू काज। अब यहाँ पे देखिए बहुत माइनर सी चीज है, अक्सर यहाँ पे परेशानी हो जाती है। ये क्या था, काज टू इफेक्ट है, काज टू इफेक्ट है कोहार्ट। एंड केस कंट्रोल क्या है, फ्रॉम इफेक्ट टू काज स्टडी है। सिनोनिम्स देखिए बहुत सारे हैं दोनों के, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी कोहार्ट स्टडी को कहते हैं, काज टू इफेक्ट स्टडी है, ठीक है। एक्सपोजर हुआ था, आउटकम बाद में मिलेगा, तो इसलिए एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी भी कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी इसी को कहते हैं। रिस्क फैक्टर टू डिजीज, रिस्क फैक्टर क्या था, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडेमिया है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, दीज आर रिस्क फैक्टर। इसको सामने रख के जब हम किसी ग्रुप को फॉलो अप पे रखेंगे, तो 10-20 साल के बाद हमें जाके हर रिस्क फैक्टर का एक अलग इंसिडेंस मिलता है, उसी को हम कहते हैं रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी एंड इंसिडेंस रेट स्टडी, क्योंकि यहाँ से हमें जो है इंसिडेंस रेट मिला था, इंसिडेंस रेट मिला था। तो इसको हमने कह दिया कोहार्ट, ये इसके सिनोनिम्स है। केस कंट्रोल स्टडी को देखिए, एक तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं इसको, ये प्रोस्पेक्ट जस्ट अपोजिट इसका रहेगा कोहार्ट का। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी इफेक्ट टू काज स्टडी, ठीक है, इफेक्ट टू काज स्टडी। ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी थी, केस कंट्रोल जो है वो बैकवर्ड लुकिंग स्टडी है। यहाँ पे एक्सपोजर टू आउटकम था, ये आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर टू डिजीज था, और केस कंट्रोल क्या, डिजीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी है। कोहार्ट को ही जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो हो जाता है ट्रोहाक। कोहार्ट को, इस कोहार्ट को जब आप अपोजिट में लेके आएंगे तो ये ट्रोहाक हो जाता है। तो इसको ट्रोहाक स्टडी भी कहते हैं, केस कंट्रोल स्टडी, ये इसके सिनोनिम्स। एडवांटेज क्या है, जो कोहार्ट स्टडी है आपको क्या दे रही है, इंसिडेंस रेट मिल रहा है यहाँ से, रिलेटिव रिस्क मिल रहा है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं, रिलेटिव रिस्क मिल रहा है। इसके अलावा एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी हमें मिल रहा है ना। और दूसरा एडवांटेज क्या, अलाउज स्टडी ऑफ सेवरल एटियोलॉजिकल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली, बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है एक साथ स्टडी करने की इसमें हमें फायदा होता है, मिलता है। दूसरी चीज, एक चीज और है, इट इज सुटेबल फॉर, है ना, टू इन्वेस्टिगेट रेयर काज। रेयर काज को स्टडी करने के लिए ये जो कोहार्ट स्टडी है ये बहुत सुटेबल स्टडी है। रेयर काज, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे केस कंट्रोल स्टडी का एडवांटेज क्या है, इजी टू कैरी आउट, क्यों, क्योंकि भाई हमें फॉलो अप करना ही नहीं है, जब फॉलो अप नहीं करना है तो लास्ट टू फॉलो अप भी नहीं होगा, है ना। और इनएक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है रिजल्ट हमें मिल चुका है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री खंगाल के ये देखना है कि उसमें एक्सपोजर था या नहीं था। तो रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं है। पर्टिकुलरली सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज, अब यहाँ पे देखिए ये रेयर डिजीज के लिए सुटेबल है केस कंट्रोल स्टडी, एंड रेयर काज की स्टडी के लिए सुटेबल है कोहार्ट स्टडी। फॉलो अप का कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट्स को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आउटकम मिल चुका था यहाँ पे, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, वही अभी जो मैंने पहले बताया था कोहार्ट स्टडी का, एथिकल प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा, लास्ट टू फॉलो अप हो जाएगा, एक्सपेंसिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 25-30 साल के लिए हम किसी पॉपुलेशन ग्रुप को स्टडी करेंगे तो वहां पे 2-4 इंटरप्रेटर होंगे, स्टेटिस्टिशियन होगा, कोई ब्लाइंडिंग करने वाला होगा, बहुत सारे टेक्निकल काम करने वाले अलग अलग लोग होंगे जिनको हमें, भाई जाहिर सी बात कोई काम करेगा तो वो पैसा लेगा, तो खर्च भी ज्यादा आएगा। एंड इट इज नॉट सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज, रेयर डिजीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये सुटेबल नहीं, सुटेबल क्या है, केस कंट्रोल स्टडी है। केस कंट्रोल स्टडी इज सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज। अब डिसएडवांटेज क्या है केस कंट्रोल स्टडी का, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप में भी डिफिकल्ट। अभी मैंने बताया ना किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल को, तो हो सकता है कि परेशानी हो, थोड़ा सा दिक्कत होती है सुटेबल कंट्रोल्स को सिलेक्ट करने में ना। ये इट कैन नॉट मेजर इंसिडेंस, ये इंसिडेंस नहीं बता सकता क्योंकि आउटकम पहले ही आ चुका है, इंसिडेंस मिलना मुश्किल है। कैन ओनली प्रोवाइड आर्ट्स रेशियो, आर्ट्स रेशियो क्या है, अभी मैं बताया हूँ आर्ट्स रेशियो, Estimate of relative risk. एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, आर्ट्स रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो इसी को कहते हैं ना। फार्मूला क्या है, ए डी अपन बी सी, 20 ये इसका फार्मूला आर्ट्स रेशियो का। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या क्या मिल रहा है कोहार्ट स्टडी से, हमने तीनों पढ़ा, रिलेटिव रिस्क यानी इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, है ना। तो रिलेटिव रिस्क क्या है, जो इसका फार्मूला है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। अभी जो रेट रेशियो प्रोपोर्शन में आई है, तो इंसिडेंस क्या है, ये रिलेटिव रिस्क क्या है, सॉरी रिलेटिव रिस्क, रेट कोई और बताएगा।
रेशियो। रेशियो है। रेट क्यों नहीं है? रेट में क्या था? न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लायर क्या होगा रेट में? 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है ना। पहली चीज जो थे, जो जिसको हम प्री रिक्विसाइट या इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, रेट में होना चाहिए। लेकिन रेशियो में क्या होता है? न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अब रिलेटिव रिस्क का अगर आपको फार्मूला याद हो तो क्या था? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। ये दोनों के दोनों अलग है भाई साहब, है ना। एक नॉन एक्सपोज्ड है, एक एक्सपोज्ड ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप के बीच को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए जो होता है रिलेटिव रिस्क को ही हम रिस्क रेशियो भी कहते हैं। ये क्या है? ये रेशियो है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये सारी चीजें जो किससे मिल रही है? कोहार्ट, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है इनका। ये बेसिक डिफरेंस था इनके बीच का। अब एक बहुत लीस्ट एक्सपेंसिव स्टडी है जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कौन सी स्टडी है ये? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब ये है कि आप अपना गांव ले लीजिए, कोई भी, जहाँ के भी आप हैं, गांव शहर जो भी हो, उसकी एक फिक्स पॉपुलेशन होगी, है ना। 5,000, 10,000, 20,000, कुछ भी हो। आपको क्या करना है? आपको ये कहा गया कि आप एक महीने के अंदर यहाँ से बताइए कि फलां डिजीज के कितने केसेस आ रहे हैं। क्या करना है आपको? ये देखना है कि फलां डिजीज के, अब एक्स वाई जेड कोई भी डिजीज, सपोज दैट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज थी, और ये जो 5,000 की पॉपुलेशन थी हमारे विलेज की, हमसे कहा गया कि एक महीने में आप स्टडी करके बताइए कि यहाँ पे टीबी के कितने केसेस हैं। अब 5,000 की पॉपुलेशन है, सबको रोज पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। सबको जो है पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमने क्या किया? 5,000 में से उसका 1/10 ले लिया। 1/10 का मतलब क्या हुआ? 500, है ना। 500 लोगों का हम गए, इनसे मिले, इनको हमने स्क्रीन किया। अब 500 लोगों में हमें मिला कि इसमें से 50% जो थे वो ट्यूबरकुलर हैं, इनको ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज थी। 5,000 की पॉपुलेशन है ओवरऑल उस विलेज की। हमने कितने लोगों को स्टडी किया? 500 एक महीने में। 500 लोगों को हमने पढ़ लिया, 500 लोगों को हमने स्क्रीन किया, तो हमने देखा कि भाई 50 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस थी। 50 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस थी। अब देखिए 1/10 पार्ट हमने लिया था। हमने सिर्फ 500 लोगों को, 5,000 की पॉपुलेशन से हमने 1/10 लिया था। अब 50% उसमें से ट्यूबरकुलर मिल गया। 50 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 500। आप कह सकते हैं कि इस पूरे गांव में 500 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यस सर। कह सकते हैं ना। यही चीज होती है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन देखिए, अब अब ये कोई रोटी है, पिज्जा है, कुछ भी ले लीजिए, आपको काट के खाना था, आपने इतना ही खा लिया। यहीं से आप बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पूरा खाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना अगर कंज्यूम कर लिया तो आप उसका टेस्ट बता सकते हैं कि अच्छा है या खराब है, बहुत अच्छा है ना। तो इससे क्या हुआ कि इतना ही आपने यूज किया और इतने से आपने पूरे के पूरे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब बता दी कैसी है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है। 5,000 की पॉपुलेशन है, हमने क्या किया? सिर्फ 500 की पॉपुलेशन को स्टडी किया। वहां से जो हमें आउटकम मिला, हमने इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे उसको लेबल कर दिया, चिपका दिया। यही चीज होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी ना। is based on the single examination of a cross section of a population at one point of time। आपके पास, अब ये इसका मैंने एग्जांपल दिया था पिज्जा का, कुछ भी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, घर का कोई भी चीज हुई, तो थोड़ा सा चख के ही आप उसका पूरा टेस्ट बता सकते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कहा गया कि आप बताइए इसका क्या टेस्ट है, आपने थोड़ा सा चखा, आपने बता दिया कि वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। तो सिंगल एग्जामिनेशन करना, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल एग्जामिनेशन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में यही होता है, बेस्ड ऑन द सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर जो रिजल्ट आया, अब मान लीजिए जो सैंपल आपने लिया था, आपने उसको खा के चेक करके बता दिया कैसा। आपने उस पूरे के पूरे उस पे आपने बता दिया कि हाँ, ये जो पूरा खाना बना है या जो पूरी चीज आपके सामने जो खाने की रखी हुई है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सेम कंडीशन यहाँ पे थी कि हमने एक जो सैंपल लिया था 500 का, वहां से जो हमें रिजल्ट मिला, हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया किस पे? पूरी पॉपुलेशन पे, कि उसी के अकॉर्डिंग जो इस पॉपुलेशन में इतने नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल में यही किया जाता है कि जो रिजल्ट आया उसको हमने पूरे पॉपुलेशन पे चिपका दिया। एंड दिस लाइन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। इसको नोट करिएगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा?
अब यहाँ पे देखिए काम की चीज है। एडवांटेज क्या, इट प्रोवाइड्स प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज अंडर स्टडी। अब प्रिवेलेंस कैसे मिल रहा था, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड, है ना, दोनों तरीके के केसेस थे अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यही था ना इसका फार्मूला, मल्टीप्लाइड बाई 100। फार्मूला यही है ना प्रिवेलेंस का। तो अब जब आप गए, आपने उस पॉपुलेशन को देखा, पॉपुलेशन में आपने 5,000 की पॉपुलेशन थी, 500 लोगों को आपने स्टडी किया, 50% आपको ट्यूबरकुलर मिले। आपको नहीं पता कि ये नए हैं या ओल्ड हैं, आपको 50 केसेस मिले थे ट्यूबरकुलोसिस के 500 में से। आपने जब उसको 5,000 पे दिखाना था तो आपने 50 × 10 कर दिया, 500 दे दिया। ये बताया कि इस पूरे पॉपुलेशन में एट प्रेजेंट टाइम कितने केसेस हैं, 500 केसेस है ट्यूबरकुलोसिस के। तो अब वो नए भी हैं उसमें, पुराने भी हैं, नए भी हैं और पुराने भी हैं। तो यही न्यू प्लस ओल्ड केसेस जब आ जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेलेंस। तो यहाँ पे हमें एडवांटेज क्या मिला क्रॉस सेक्शनल स्टडी से, इट प्रोवाइड्स प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज अंडर स्टडी। अब जिस भी डिजीज को हम स्टडी करें उसका प्रिवेलेंस आपको मिल गया। दूसरी, इट गिव्स स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन। स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैप चैट जो होता है ना, स्नैप लोग भेजते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी। अभी यही चीज फिर मैं इसको एक वही चीज बना रहा हूँ। आपने सिर्फ इतने को ही स्टडी किया था, इससे आपको क्या मिल गया, एक रफ आइडिया मिल गया पूरे पॉपुलेशन का, इस पूरी पॉपुलेशन का आइडिया मिल गया। तो ये क्या हुआ, ये जो छोटी सी चीज थी जो कट करके आपको मिली, ये क्या, इसने स्नैपशॉट था ये पूरे पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर दिया, इसने बता दिया क्या चीज इस पूरे पॉपुलेशन में मिल सकती है ना। एंड दिस इज मोर यूजफुल फॉर क्रोनिक डिजीज की स्टडी के लिए ये बहुत यूजफुल है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब सेकंड इसका हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। डिसएडवांटेज क्या है, टेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज रादर देन इट्स एटियोलॉजी। आप एक बार में ही, आपने 2 से 4 दिन में आपने स्टडी कर ली, तो आप एटियोलॉजी नहीं देख रहे, आप सिर्फ ये देख रहे थे कि उस पॉपुलेशन ग्रुप में ट्यूबरक्लोसिस के कितने केसेस हैं, यही तो हम देख रहे थे। तो क्या चीज बताई हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज। अब उसका काज क्या, ये हम नहीं पढ़ रहे, ना हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ना हमें जानना है। दिख कैसे नहीं रहा, क्योंकि ना तो हम फॉलो अप कर रहे हैं, ना तो स्क्रीन कर रहे हैं इस तरीके से कि हम फॉलो अप करते रहे पेशेंट को 10-20 साल तक देखते रहे, तब जाके तो हमें उसकी एटियोलॉजी और इंसिडेंस मिलेगा, है ना। तो एटियोलॉजी हमें नहीं मिल रही क्रॉस सेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, यानी इस पूरे पॉपुलेशन में इस डिजीज का इंसिडेंस कितना ज्यादा हो सकता है। सेकंड चीज, इट कैन नॉट स्टेब्लिश कॉजेलिटी, डज नॉट स्टेब्लिश टाइम सीक्वेंस, टाइम का नहीं। जब एक सिंगल एग्जामिनेशन हो रहा है एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 साल के लिए हम किसी को फॉलो अप पे रख रहे हैं। जब टाइम सीक्वेंस नहीं है तो ये काज को नहीं बता सकता इस डिजीज का, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, उस पॉपुलेशन में डिजीज कितनी ज्यादा फैली हुई, यही चीज ये बताता है ना? तो जब ये चीजें होंगी तो नेचुरल हिस्ट्री जो डिजीज की होती है या इंसिडेंस जो होता है उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी से नहीं मिलती। बट हाँ, कुछ इसके फायदे भी हैं। फायदा ये है कि सबसे पहले तो प्रिवेलेंस मिलता है डिजीज का, कि उस कम्युनिटी में उसके केसेस कितने हैं। दूसरे, स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन भी इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी को। यूजफुल किस लिए, क्रोनिक डिजीजेस के लिए जिनके जो है इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है ना। और इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। तो ये था क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल हो गई, इसके बाद फर्दर एक स्टडी और आती है जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में। इसमें एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में वैसे तो फील्ड ट्रायल है, कम्युनिटी ट्रायल है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, लेकिन सबसे कॉमनली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें ट्रायल है वो है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज यहाँ पे रह गई, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस बताना, क्योंकि इंसिडेंस भी हमने पढ़ लिया, प्रिवेलेंस भी पढ़ लिया, तो पहले इसको देख लीजिए, फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को भी देखते हैं। इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस की डिफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए सबको, कोई बताए। New cases upon अपन टोटल total पॉपुलेशन एट रिस्क, है ना, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ईयर अपन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। अब यही इंसिडेंस है, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब जब भी अगर मान लीजिए कहीं पे टाइम का जिक्र नहीं आ रहा और आपको रेट निकालना है तो आप 1 साल को स्टैंडर्ड मान के चलेंगे कि एटलीस्ट 1 साल का तो टाइम पीरियड है ही है। तो फार्मूला इसका जो होता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस
नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज, कोई एक गिवन डिजीज है, अब इसको इन ए ईयर कर लीजिए, इन ए ईयर, एक साल तो हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। ये इसका फार्मूला हो गया। मल्टीप्लायर क्या आएगा इसमें, इंसिडेंस इज ए रेट, पहली चीज बता रहा हूँ। मल्टीप्लायर इसका जो है वो 10,000 का है, 10,000 का है ना, इसका मल्टीप्लायर जो है, सॉरी 1,000 का है, मल्टीप्लायर इसका जो है 1,000 का है। तो अब फार्मूला हो गया न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, मल्टीप्लायर क्या है 1,000 का है इसका। तो फार्मूला के हिसाब से अब आप बताइए रेट रेशियो प्रोपोर्शन में क्या हो सकता है ये। रेट। रेट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का ही पार्ट जो है वो न्यूमरेटर भी है, मल्टीप्लायर 1,000 का है। अब ये यहाँ से ये चीज निकल गई। तो इंसिडेंस इज ए रेट, पहली चीज एक लाइन में। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, इंसिडेंस क्या है और इंसिडेंस किस स्टडी से कैलकुलेट किया जाता है। इंसिडेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, किस डिजीज से, किस स्टडी से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट। कोहार्ट स्टडी से। ठीक, ये याद हो जाना चाहिए अब आपको, ये चीज हो गई, इंसिडेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम कोहार्ट स्टडी। सेकेंड चीज आती है प्रीवैलेंस। अब प्रीवैलेंस में जो मैंने बताया कि इसमें नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों के दोनों को आपको रखना है। टोटल करंट केसेस, जब न्यू और ओल्ड केसेस को आप एक जगह रख देंगे तो वो हो जाते हैं टोटल केसेस, उस वक्त जब हम पढ़ रहे होते हैं उस चीज को। तो टोटल करंट केसेस इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पॉइंट आर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब एक महीने में आपको पूछा जाए कि एक महीने में इस पॉपुलेशन में कितने केसेस हैं, या एक हफ्ते के अंदर आपने स्टडी करके बताइए कि इस पॉपुलेशन में कितने केसेस हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के। तो आप दे उसमें ये थोड़ी नहीं देखने जाएंगे कि सिर्फ न्यू केस या हो, आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि इस डिजीज के कितने केसेस हैं। अब वो नए भी हो सकते हैं पुराने भी हो सकते हैं। तो टोटल करंट केस इसी को कहा जाता है, करंट में न्यू और ओल्ड केस दोनों को ऐड किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल, टोटल में क्या आएगा, न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों के दोनों, नंबर ऑफ टोटल केसेस ऑफ ए डिजीज, है ना, ऑफ ए डिजीज इन ए ईयर। ये तो हो गया इसका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है, टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन कुछ भी हो, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, उसी पॉपुलेशन में से ही तो ये नए और पुराने केसेस आपको मिल रहे हैं। तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका मल्टीप्लायर जो होता है वो 100 का होता है, मल्टीप्लायर इसका जो होता है वो 100 का होता है। तो जहां भी 100 से मल्टीप्लायर लग जाता है तो वो किस चीज में एक्सप्रेस होती है, परसेंटेज। परसेंटेज में, परसेंटेज में। 100 जब मल्टीप्लायर हो जाता है तो वो चीज जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं। तो फार्मूला है नए और ओल्ड केसेस दोनों है, टोटल पावर, न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर इज 100, दैट इज। अब ये क्या होगा, रेट रेशियो प्रोपोर्शन में से क्या आएगा, प्रोपोर्शन आएगा, है प्रोपोर्शन ना। आएगा। तो प्रीवैलेंस इज ए प्रोपोर्शन। और इसको किस स्टडी से हम डिटरमाइन करते हैं, अभी हम पढ़े जस्ट इससे पहले, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी। वेरी गुड, है ना, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। तो ये इंसिडेंस और प्रीवैलेंस का एक थोड़ा सा इसका समझ लीजिए स्नैपशॉट था, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है लेकिन इतना बहुत है, मोर देन इनफ। अब आइए, जो अभी तक जो आपने स्टडीज पढ़ी, एनालिटिकल स्टडीज आपने पढ़ ली थी। तो एनालिटिकल स्टडीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, यूजफुल पैरामीटर्स अब तक जितनी स्टडीज हमने पढ़ी। कोहार्ट स्टडी से हमें एक तो इंसिडेंस रेट मिल गया, दूसरे क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये कोहार्ट स्टडी से आपको पैरामीटर मिल। केस कंट्रोल स्टडी से हमें क्या मिल रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो या आर्ट्स रेशियो हमें मिल रहा था। आर्ट्स रेशियो एंड एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, एडी अपॉन बीसी, इसका फार्मूला है। अक्सर यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, एडी अपॉन बीसी यानी
ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है आर्ट्स रेशियो का, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या मिली थी? प्रीवैलेंस। एंड इकोलॉजिकल स्टडी, जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, इससे ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। इकोलॉजिकल स्टडी में क्या है, पूरे एक बड़े जोग्राफिकल एरिया है, कह लीजिए जैसे अफ्रीकन पॉपुलेशन, पूरे अफ्रीका को हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके का रहन सहन है, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, उस क्लाइमेट का यहाँ की पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ रहा है। तो एक ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिलेंगी, वो इकोलॉजिकल स्टडी से हमें मिलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, अब ये एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी है, तो बताइए इसकी यूनिट ऑफ स्टडी क्या होगी? यूनिट ऑफ स्टडी क्या patient होगी? पेशेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड ट्रायल है, यहाँ पे आपको पेशेंट भी रखना है और दूसरा एक ग्रुप रखना है जिसको कंट्रोल पे रखना है ना। तो दो तरीके का यहाँ पे ग्रुप बनता है, यहाँ पे भी, लेकिन एक में क्या होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में का इंटरवेंशन किया जाता है। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं हम? कोई भी इस तरीके का, मान लीजिए सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं हम, मेडिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, रेजिमेंटल इंटरवेंशन कर सकते हैं। इनके नतीजे में हम देखते हैं क्या असर हो रहा है आगे चल के, इस जो हमने इंटरवेंशन दिया उससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है या क्या ड्रॉबैक हो रहा है। तो ये जो है, ये इसी को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो खुद से, सिर्फ एनालिसिस नहीं करनी थी, अब हमें एक्सपेरिमेंट भी करना है। तो इसकी जो यूनिट ऑफ स्टडी होती है, दैट इज पेशेंट्स। यूनिट ऑफ स्टडी इज पेशेंट्स, पहली चीज। अब रैंडमाइजेशन की मीनिंग क्या होती है? रैंडमाइजेशन, रेंडमाइजेशन मीन्स होता है कि एक ऐसा स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर होता है जिससे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टडी में, सपोज दैट 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स को हमने दो ग्रुप बनाया, एक तो हमारे जो केस वाले ग्रुप थे, दूसरा जो था वो कंट्रोल वाला ग्रुप था। एक केस ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। तो रेंडमाइजेशन के जरिए इन जो 100 पीपुल हैं, इनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि 50 जो है वो केस में चले जाए, 50 कंट्रोल में चले जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं करते इसको। ये कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम टेबल होता है या लॉटरी मेथड होता है, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका जो कैरेक्टर है वो हमें, मैं अगर किसी को रिक्रूट करूंगा तो मुझे पता है किसके अंदर कितनी काबिलियत है। और मैं, क्योंकि मुझे केस को ही ज्यादा ध्यान देना है इस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, तो मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को रिक्रूट करूंगा जिससे मुझे रिजल्ट आने की ज्यादा उम्मीद है। लेकिन ये स्टडी सही नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए रैंडमाइजेशन किया जाता है ताकि दोनों ग्रुप में कैरेक्टरिस्टिक सेम हो लोगों की। कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो? सेम होनी चाहिए दोनों ग्रुप में, तो इसलिए रैंडमाइजेशन करते हैं। रैंडमाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस है। अब कॉमनली जो है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर टेबल, है ना। जो अभी आप में से जो लोग भी क्लिनिकल स्टडी में जाएंगे, पीजी करेंगे, तो उनको ये सारी चीजें करनी है। सबसे बेस्ट किस तरीके से किया जाता है? रैंडम नंबर टेबल, ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है। रैंडम नंबर टेबल कंप्यूटर जनरेटेड होता है, रैंडम नंबर टेबल, ये बेस्ट है। रैंडमाइजेशन इसी से किया जाता है इस स्टडी में। अब रैंडमाइजेशन का फायदा क्या होगा? रैंडमाइजेशन करने का फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा ये है कि इट एलिमिनेट्स सिलेक्शन बायस। बायस क्या होता है? बायस के माने आप लोग समझते होंगे थोड़ा सा, लिटरली अगर मीनिंग की बात की जाए, कि किसी एक तरफ झुकाव बहुत ज्यादा होना, किसी एक तरफ झुकाव बहुत ज्यादा होना, उसी को हम कहते हैं बायस। हर चीज में बायस होता है। इवन जब क्लास में आप लोग पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि टीचर का एक दो पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ज्यादा झुकाव होता है, नंबर भी ज्यादा मिलते हैं, बार बार उन्हीं को, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है। इसको कहा जाता है बायस, और ये हर जगह बायस होता है। अब एक केस ग्रुप था, दूसरा था कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल, अब मुझे ये था कि 100 लोगों को सिलेक्ट करना है, 50 इन केस एंड 50 इन कंट्रोल। मेरी जो स्टडी चल रही है वो प्री डायबिटीज पे चल रही है, जिसका फास्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो 100 to 125 अकॉर्डिंग टू एडीए, है ना। ये इसका क्राइटेरिया है फास्टिंग ब्लड शुगर का। तो अब अगर मान लीजिए मुझे पता है, मेरे पास तमाम तरीके के लोग हैं, केस में क्या है कि मुझे अपनी स्टडी को दिखाना है, यहाँ पे जो मैं इंटरवेंशन करूंगा, जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने 102 को यहाँ पे सिलेक्ट किया, 103 को किया,
101 को कर रहा हूँ, 105 को कर रहा हूँ, 106 को कर रहा हूँ, यानी लेस देन 110 अगर मैं करते जा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये सिलेक्शन बायस है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 102 को बड़ी इजीली मैं 95 तक लेके आ जाऊंगा, और 95 क्या नॉर्मल ब्लड शुगर है। हो सकता है यहाँ पे 120 को मैंने रख दिया, 115 को रख दिया, 118 को रख दिया, 125 को। हो सकता है कि इनकी ब्लड शुगर 3 महीने के बाद 105 पे ही आए। हालांकि यहाँ पे भी फायदा हो रहा है, यहाँ पे भी फायदा हो रहा है, 120 से 105 पे भी आ सकती है, 110 पे भी आ सकती है। लेकिन इससे क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ये होगा कि अब ये नॉन डायबिटिक हो गया। तो ये इस तरीके का जब सिलेक्शन होगा, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन बायस, सिलेक्शन बायस। तो इसी को खत्म करने के लिए रैंडमाइजेशन किया जाता है। हमने तो रिक्रूट कर लिया, अब उसके बाद अब रैंडम नंबर टेबल से जो जिसमें केस में पहुंच रहा है या कंट्रोल में पहुंच रहा है वो अलग चीज हो जाती है। तो सबसे बड़ी इसकी खास बात क्या है कि इट एलिमिनेट्स सिलेक्शन बायस, सिलेक्शन बायस को एलिमिनेट करते हैं रैंडमाइजेशन के जरिए। दूसरी चीज कंफाउंडिंग की बात अभी मैंने की थी, तो मैचिंग के जरिए हम क्या कर रहे थे, मैचिंग से क्या फायदा मिल रहा था, जो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर थे उसको हम एलिमिनेट कर दे रहे थे, है ना। अब यहाँ पे रैंडमाइजेशन से नोन और अननोन दोनों तरीके के जो कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। दूसरे जो बायस, किसी भी तरीके का बायस हो, खासतौर से सिलेक्शन बायस, वो रैंडमाइजेशन से एकदम खत्म हो जाता है, रैंडमाइजेशन से खत्म हो जाता है। अब कंफाउंडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं ना, कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं, या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, घरों में खाना बनता है, खाना बन रहा है, सपोज दैट आपको चावल बनाना है, चावल बनाना है। अब वहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि उसमें कुछ कीड़े हैं, जो छोटे छोटे अक्सर पड़ जाते हैं, वो चल रहे हैं। अब वो आपको दिख रहा है, तो वो क्या है, वो नॉन कंफाउंडिंग है। जाहिर सी बात है कि उसको तो आप उबाल नहीं सकते, निकालना ही निकालना है। वो क्या है, वो नॉन कंफाउंडिंग है। हो सकता है कुछ और चीज हो जो उसी के अंदर हो, उसी से व्हाइट कलर की मिलती जुलती हो चावल से, जैसे अक्सर कुछ पत्थर होते हैं, वो आप नहीं देख पाए, वो भी उसी चावल में मौजूद था, दैट इज अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर, है ना। अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर ये था। जाहिर सी बात है, हम पत्थर तो हम खाएंगे नहीं, दांत के नीचे लगता है तो उसको फेंकना ही है। लेकिन वो क्या था कि हमें नहीं दिखा, दैट इज अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर। और जो कीड़ा था वो दिख गया, वो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर। हटाना दोनों को है हमें, हटाना दोनों को ही था। तो जो रैंडमाइजेशन होता है, ये नोन और अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर दोनों को ये रिमूव करता है। अब स्टडी मान लीजिए आप किसी की हियरिंग पे स्टडी कर रहे हैं, हियरिंग पे हमें स्टडी करनी है। जिस रूम में पार्टिसिपेंट को हमने रखा है, जिस रूम में हमने पार्टिसिपेंट को रखा है वहां की हमने विंडोज को ओपन कर दिया, विंडोज आर ओपन, बाहर का शोर शराबा पूरा अंदर आ रहा है। अब हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस स्टडी में ये जो नॉइज है, जो नॉइज है वो क्या है, इट इज अ नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस हियरिंग पे असर आएगा, और असर आएगा हियरिंग पे। तो ये नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर था। सेकेंड चीज क्या है कि अब जो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो स्टडी पार्टिसिपेंट थे, उसमें ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे थे जिनको कम सुनाई देता था, जिनको क्या था, कम सुनाई देता था, लेकिन उन्होंने छुपा रखा था, उसको बताया नहीं था। तो ये हो जाता है अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर, रिजल्ट दोनों में खराब हो जाएगा। और कंफाउंडिंग फैक्टर जो होते हैं, पर्टिकुलरली इनका काम ही क्या है, रिजल्ट को खराब करना होता है। आउटकम जो आएगा वो सही नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आता। तो ये नोन और अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर का ये खेल है। मैचिंग के जरिए जो है वो नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को तो आप निकाल सकते हैं, मैचिंग के जरिए आप नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अननोन को भी अगर एलिमिनेट करना होगा तो उसके लिए रैंडमाइजेशन करनी पड़ती है। तो रैंडमाइजेशन जो है वो नोन और अननोन दोनों तरीके के कंफाउंडिंग फैक्टर्स को ये एलिमिनेट कर देता है। साथ में बाइएस, जो सिलेक्शन बाइएस की जो मैंने कहानी पूरी बताई, सिलेक्शन बाइएस को भी ये रिमूव कर देता है, रैंडमाइजेशन। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की एक कहानी थी, है ना। अब इसकी स्टडी जो होती है, पहले एलिजिबल पेशेंट लेके आए जाते हैं, उनसे कंसेंट भरवाया जाता है कि हम आपको इस स्टडी ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, आप अपनी इजाजत दीजिए। उसने इजाजत दे दिया, आपने शामिल कर लिया। फिर क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं, एक को हम ट्रीटमेंट ग्रुप में रख देते हैं, दूसरे को हम कंपेरिजन ग्रुप में रखते हैं। अब अक्सर जो ये कंपेरिजन ग्रुप होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाली बैठे रहेंगे, नहीं, इनको एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट,
अब जैसे मान लीजिए मैं अगर डायबिटीज का कर रहा होता तो मेरा तुकमे हयात और गुड़मार बूटी पे मैं काम कर रहा हूँ, सपोज दैट मेरे पेशेंट से मैं इसको तुकमे हयात और गुड़मार बूटी दे रहा हूँ, और कंपैरिजन में जो होता है ना स्टैंडर्ड कंट्रोल इसको कहते हैं, जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं। मेटफार्मिन, सपोज दैट हम मेटफार्मिन 500 मिलीग्राम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। मुझे कंपेयर करना है कि मेरी ये दवा जो है इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के मुकाबले कितनी इफेक्टिव है भी या नहीं भी है। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में इसी तरीके से होता है। अब आइए एक चीज ये जो स्टडी होती है, दवाओं की स्टडी जो करते हैं, ये भी एक इसी तरीके का है। क्लिनिकल ट्रायल में ही ये चीज आती है जो हम लोग स्टडी करते हैं जब किसी चीज की ना। ये एक क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है, प्री और पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल कैसे कैसे शुरू होता है। मान लीजिए हमेशा जब भी किसी ड्रग की अगर हम बात करें, तो जब उसका ट्रायल शुरू करना, सबसे पहले जो प्री क्लिनिकल फेज में लैब एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? लैब एक्सपेरिमेंट। अब लैब एक्सपेरिमेंट हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज एनिमल्स पे होता है। ये जो लैब एक्सपेरिमेंट होता है ये किस पे होता है? एनिमल्स पे होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम ड्रग की प्री टेस्टिंग करते हैं। जो भी दवा थी मेरी, उसको मैंने क्या किया, प्री टेस्टिंग के लिए एनिमल मॉडल पे मैं पहले उसको देख रहा हूँ। ये लैब एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी में होता है। ये प्री क्लिनिकल फेज था उसका। अब क्लिनिकल फेज स्टार्ट हो रहा है। क्लिनिकल फेज में एक बार प्री टेस्टिंग हो गई तो फेज जीरो आएगा। पहला फेज जो होता है वो फेज जीरो होता है। अब ये फेज जीरो क्या है, किस पे हम करते हैं इसको? हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे। हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे। मान लीजिए कोई ड्रग है, अननोन है, मुझे नहीं पता कि इसको कितना मुझे इस्तेमाल करना है ह्यूमंस पे, क्या उसकी फिक्स डोज हो सकती है। तो पहले हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स लेके आएंगे जिनमें कोई भी डिजीज नहीं होती है, किसी भी तरीके की डिजीज नहीं है। सिर्फ माइक्रो डोजिंग, माइक्रो डोजिंग का मतलब एकदम माइन्यूट डोज से शुरू करते हैं। माइन्यूट डोज से, मिनिमम डोज से। हमने उसको देख लिया, कुछ नहीं आया, सब कुछ सही, उसने टॉलरेट कर लिया। ये फेज जीरो था। सेकेंड फेज इसी का जस्ट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, जो फेज वन होता है। यहाँ पे भी हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स होंगे, लेकिन अब हम क्या करें, माइक्रो डोजिंग कर रहे थे, अब डोज को धीरे धीरे इंक्रीज करना है हमें। डोज को हम बढ़ाते जाएंगे, तब तक हम बढ़ाते जाएंगे जब तक कि वो टॉलरेट कर सके, उसको टॉलरेट कर सके। यानी मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज तक हम जो है फेज वन में चलते हैं। यानी जहां तक उसका साइड इफेक्ट नहीं डेवलप हो रहा, टॉक्सिसिटी नहीं डेवलप हो रही, जब तक तब तक हम डोज को इंक्रीज करते रहते हैं फेज वन में। इसी को कहा जाता है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, जितना टॉलरेट कर सके। ह्यूमन वॉलेंटियर था, हेल्दी था वो। अब फेज टू शुरू होता है, जहां पे एक बार देखिए, अब यहीं से ये चीज है कि यहाँ पे टॉक्सिसिटी जैसे ही डेवलप होगी, आपने डोज को वहीं पे बंद कर दिया कि उससे जस्ट थोड़े से नीचे की लेके डोज, ये फिक्स डोज है, यहाँ तक इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे पैरासीटामोल के बारे में ये कहा जाता है कि मैक्सिमम एक दिन में हम कितनी यूज करा सकते हैं उसको, अप टू 3 ग्राम तक। पीसीएम को 3 ग्राम तक हम यूज कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक ये है कि 2 ग्राम तक अच्छा है, 2 ग्राम अच्छा है। 3 ग्राम तक ये एक मैक्सिमली अगर यूज करते हैं, 3 ग्राम तक, वरना हिपैटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। तो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल में यही देखते हैं कि जब हम डोज बढ़ाते हैं तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो जैसे ही पहला टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप हुआ, हमने वहीं पे डोज को रोक दिया, कि इससे कम कर दी, कि ये जो है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है जिसको हम यूज करा सकते हैं। अब हमें मिल गई एक फिक्स डोज मिल गई। अब हम पेशेंट को पकड़ के लाएंगे। तो फेज टू वहां से शुरू होता है जहां से हम पेशेंट पे अब काम करना शुरू करते हैं। तो पेशेंट को आपने दिया दवा, सपोज दैट हमने यहाँ पे 5 ग्राम हमें मिल गई थी, हमारी यूनानी ड्रग थी, तो 5 ग्राम हमने दे दिया पेशेंट को। अब हम ये देखेंगे उसको कि कितनी इफेक्टिव है, ये कितना इफेक्ट इसका आ रहा है। इफेक्टिवनेस हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, फेज थ्री में आते हैं। फेज थ्री में क्या करते हैं, अब यही फेज थ्री जो अभी मैंने आरसीटी बताया, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। एक एग्जिस्टिंग ड्रग है, मान लीजिए मेटफार्मिन का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मेटफार्मिन 500 मिलीग्राम चल रही है। अब इस पे हम कंपेयर करते हैं अपनी जो 5 ग्राम की हमारी जो यूनानी की ड्रग है, इसको हम कंपेयर करेंगे फेज थ्री में, यानी आरसीटी, हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल शुरू करेंगे। यहाँ पे ये पेशेंट होंगे, यहाँ पे ये जो होगा ये कंट्रोल ग्रुप होगा, जिसपे हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेटफार्मिन का दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी समझ लीजिए गुड़मार बूटी है, 5 ग्राम हम दे रहे थे। अब हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं किसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है या इसका ज्यादा आ रहा है। तो कंपेरिजन विद एग्जिस्टिंग ड्रग, ये फेज थ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और फेज थ्री क्या हुआ, जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरी ड्रग से, तो वही आपका आरसीटी,
रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में भी तो यही कर रहे थे हम। एक हम अपनी ड्रग जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे उसको, दूसरे एक ऑलरेडी उसी फील्ड में डायबिटीज की मेटफॉर्मिन ड्रग मौजूद है, उससे हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि हमारी ड्रग का कितना इफेक्ट आ रहा है ना। अब इसके बाद जैसे ही आपने आरसीटी कर लिया, आपने एग्जिस्टिंग ड्रग से कंपेयर कर लिया, आपको लगा कि अगर इससे ज्यादा नहीं तो इससे कम भी आपका इफेक्ट नहीं आ रहा, मेटफॉर्मिन के बराबर हमारी गुड़मार बूटी का इफेक्ट आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस दवा को हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे। जब हमने ये ट्रायल कर लिया, फेज 3 वाला कर लिया, तो अब हम दवा को मार्केट में लॉन्च कर देंगे एक बड़ी पॉपुलेशन ग्रुप के लिए कि सब लोग इस्तेमाल करो, जो लोग डायबिटिक को, इसका भी इफेक्ट उतना ही है जितना मेटफॉर्मिन का है, और साइड इफेक्ट इसके मेटफॉर्मिन से कम है। तो मार्केट में लॉन्च हो गई। अब फेज 4 कब से शुरू होता है, जैसे ही मार्केट में आपने ड्रग को लॉन्च कर दिया, वहीं से आपका फेज 4 स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट पे ही ये भी होता है क्योंकि पेशेंट कंज्यूम कर रहा है ड्रग को। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अक्सर आप सुनते होंगे कि फला बैच की फला ड्रग जो है वो मार्केट से उठवा ली गई, क्यों, क्योंकि उसका उसमें पोटेंशियल कार्सिनोजेन थे या उसका कोई साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, इसको कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। अब मार्केट में आने के बाद कंटिन्यूअसली इसका सर्विलांस होता रहेगा कि इसका कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा लॉन्ग टर्म में, जो लोग यूज कर रहे हैं, कोई 10 साल यूज करेगा, कोई 5 साल, दवा अगर अच्छी है तो यूज करते रहेंगे, तो उसके यूज के नतीजे में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं डेवलप हो रही जो एडवर्स इवेंट में आए। तो इस चीज को देखने के लिए ये फेज 4 होता है, और फेज 4 इज द लॉन्गेस्ट फेज। किसी भी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होता है वो फेज 4 ही होता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये फेज 3 क्या है, ये जो फेज 3 था ये क्या है, जब हम किसी ड्रग्स को दूसरे ड्रग्स आरसीटी हुआ ना वो, यही चीज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। एक तरफ मेटफॉर्मिन, एक तरफ आपकी ड्रग है, तो आप कंपेयर कर रहे हैं। ये रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ही तो है जिसमें आप एक ऑलरेडी कोई ड्रग है उससे आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी ड्रग को। तो इट इज ए आरसीटी। जो फेज 3 है इट इज ए आरसीटी, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। सेकेंड क्वेश्चन, न्यू ड्रग इज लॉन्च इन मार्केट आफ्टर, किस फेज के बाद जो आपकी ड्रग है वो मार्केट में लॉन्च होगी, फेज 3 के आफ्टर फेज 3। हाँ, ये वन लाइनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फेज 3 ड्रग जो है मार्केट में हमने लॉन्च कर दी। अब ट्रायल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा आएगा, फेज 4 फेज 4। ये चलता ही रहेगा जब तक दवा मार्केट में है, तब तक ये चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा, है ना। तो फेज 4 इज द लॉन्गेस्ट फेज। अब देखिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी यही है, फेज 4 ही है। एंड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ ए ड्रग, जो जिसको हम एमडीटी कहते हैं, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ऑफ ए ड्रग, किस फेज में आप इसको देखेंगे, फेज 2 phase 1, फेज 1। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी बताया था मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, क्योंकि सेफ्टी और नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल डोज को इंक्रीज कर रहे हैं हम फेज 1 में। कहाँ तक, जहां तक टॉक्सिसिटी नहीं डेवलप हो सकती वहीं तक। तो वो एक फिक्स डोज फिर बन जाती है, फिर उसकी इफेक्टिवनेस हम देखते हैं फेज 2 में। तो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो होती है वो फेज 1 में आती है, किसमें आती है, फेज 1। फेज 1 आपने एमडीटी मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज तो निकाली। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज्यादा ड्रग फेलियर किस फेज में होता है, मैक्सिमम ड्रग फेलियर किस फेज में रिपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे फेज 2 में। क्यों, क्योंकि अभी तक ये थे हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर जिनपे सिर्फ हम क्या कर रहे थे, सेफ्टी और टॉक्सिसिटी प्रोफाइल चेक कर रहे थे, यानी कितनी डोज को ये टॉलरेट कर सकता है। हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर, इसमें कोई डिजीज नहीं है, तो ड्रग अच्छी है या खराब है अभी हमें बिल्कुल नहीं पता है। कहाँ पे फेलियर हो सकता है, फेज 2 में। यहाँ पे पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स पे हम ड्रग दे रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई असर ही ना करे, ड्रग आपकी फेल हो गई। यहाँ तक फेज 1 तक सही था, लेकिन फेज 2 में पेशेंट पे जैसे ही हमने इस्तेमाल किया वो फेल हो गई। तो ये फेज 2 जो होता है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम ड्रग फेलियर जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। फेज 2 यहाँ पे ड्रग फेलियर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अब ओरिजिनल काम यहीं से शुरू होता है जब पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है।
यस सर। अब एक एक स्लाइड और है, देखिएगा, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। इंसिडेंस किससे हम मेजर कर रहे हैं, बताइए बेटा। कोहार्ट स्टडी कोहार्ट। कोहार्ट यहीं पे देखिए सब याद हो जाएगा, है ना। कोहार्ट स्टडी। प्रिवेलेंस, क्रॉस सेक्शन स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी। स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन किसको कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को। हॉर्स रेशियो किससे ऑब्टेन हो रहा है, केस कंट्रोल स्टडी से। केस एंड कंट्रोल। केस कंट्रोल स्टडी से कंट्रोल। आर्ट्स रेशियो मिल रहा है। आर्ट्स रेशियो का फार्मूला क्या है, एडी अपान बीसी, जी। एंड इसी को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, है ना। यही चीजें अगर याद हो गई बहुत अच्छी बात है। एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, ठीक। अब नेक्स्ट, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, किस चीज का फार्मूला है ये, Give risk. रिलेटिव रिस्क, है ना। इज अ रिलेटिव रिस्क। स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज, फिर से वही क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड व्हेन स्टडी वाज स्टार्टेड, जब स्टडी को शुरू किया गया था सिर्फ और Cohort सिर्फ एक्सपोजर। इट इज ए कोहार्ट स्टडी, वेरी गुड। ऐसे ही अगर याद हो जाए ना तो फिर आगे कोई परेशानी ही नहीं है। इफेक्ट टू काज स्टडी, अब बताइए। इसी को मैं बैकवर्ड लुकिंग स्टडी भी कह सकता हूँ। केस कंट्रोल स्टडी हाँ, केस कंट्रोल स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव भी स्टडी भी इसको हम कहते हैं। प्रिवेलेंस क्या है, व्हाट इज प्रिवेलेंस, टूल्स में रेट रेशियो प्रोपोर्शन में। Proportion. हाँ, पी से प्रिवेलेंस एंड पी से प्रोपोर्शन। और किस स्टडी से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल, ऊपर सेक्शन लिखा हुआ है ना क्रॉस सेक्शनल। हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल। अब देखिए ये चीज मैंने शायद वहां पे भूल गया बताना। तो जो आरसीटी था, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो था, है ना, उसमें जो चीज हम कर रहे थे रैंडमाइजेशन, है ना, इसी रैंडमाइजेशन को कहा जाता है हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल। क्योंकि रैंडमाइजेशन के जरिए हम क्या कर रहे थे, हम नोन और अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कर रहे थे, और जो बायस था, सिलेक्शन बायस, उसको भी रिमूव, यानी हमारी स्टडी जो बहुत अच्छी हो रही थी। तो इसी को कहा जाता है रैंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइजेशन। अब रैंडमाइजेशन अभी मैं बता चुका हूँ, इट इज डन टू रिमूव एक तो नोन एंड अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर्स प्लस सिलेक्शन बायस। मैचिंग किस लिए करते हैं, किस चीज को रिमूव करने के लिए, Confounding factors को remove करने के लिए. नॉन कंफाउंडिंग, सिर्फ और सिर्फ नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स के लिए। नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स। एंड फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी किस चीज का एग्जांपल था ये, Cohort. कोहार्ट स्टडी वो हार्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी के बारे में कि किस चीज किस टाइप की स्टडी थी, इट इज अ कोहार्ट स्टडी, है ना। एंड स्टडी सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर काज, सिर्फ रेयर काज को अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो किस टाइप की स्टडी जो है वो सबसे सुटेबल होगी, केस कंट्रोल स्टडी क्रॉस सेक्शन। रेयर काज की बात मैं कर रहा हूँ, रेयर काज, Cohort. नॉट कोहार्ट स्टडी। काज जो होगा वो कोहार्ट स्टडी के लिए है। अब यहाँ पे दूसरा है रेयर डिजीज को, ये हो जाता है केस कंट्रोल। जब रेयर डिजीज को हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए केस कंट्रोल स्टडी है। सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेशन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, यहाँ पे कुछ नहीं क्रॉस करना। क्रॉस सेक्शनल स्टडी,
एंड मोस्ट आइडियल मेथड टू कंट्रोल कंफाउंडिंग। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा कंफाउंडिंग को कंट्रोल करने के लिए? randomization, रेंडमाइजेशन, क्योंकि हर टाइप क्लिनिकल ट्रायल नोन और अननोन दोनों तरीके के कंफाउंडिंग फैक्टर्स को हम निकाल दे रहे हैं, तो ये चीज जो हो जाती है इट इज रेंडमाइजेशन, है ना। ठीक, ये इतना था अब तक, समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अब तक हमने पढ़ा है। अब बताइए कुछ ना समझ में आया हो तो। किसी को